हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी के बारे में। इन्होंने डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराएगी। पोस्ट जो है मतलब इस एग्जाम को क्लियर करके आपको जो जॉब मिलेगी डिप्टी मैनेजर की वो मिलेगी NHAI में, दैट इज नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी पोस्ट है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन डिटेल में देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है और किस तरह से तैयारी की जाए कि इसको आप क्लियर कर पाए। लेट अस सी। 30 अक्टूबर को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। स्टार्टिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 30 अक्टूबर से ही शुरू हो गया है। लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 29 ऑफ नवंबर, 29 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एलिजिबल हो तब तो मैं जरूर कहूंगी कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन कम होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो हर कोई इस एग्जाम को के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो अगर आप एलिजिबल हो, ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। जरूर ही इस फॉर्म को फिल करें और लास्ट डेट का वेट नहीं करें। कई बार ऐसा होता है ना, आप सोचते हैं अच्छा अभी तो बहुत दिन है, लेकिन जब लास्ट डेट अप्रोच कर रही होती है उस समय ध्यान से उतर जाता है। सो ये काम अपना फॉर्म भरने का काम करके खत्म कर दें। ठीक है, एप्लीकेशन फी के लिए लास्ट डेट इन्होंने दिया है 30 नवंबर। और साथ ही साथ अगर उस एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी है, कुछ करेक्शन कराना है, तो आप 2 से 3 दिसंबर तक करवा सकते हैं। अब आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट है डिप्टी मैनेजर। और इनकी जो सैलरी है आप देख सकते हो इन लेवल 10 ऑफ पे मैट्रिक्स ऑफ 7th CPC पे बैंड 3। ये जो यूपीएससी की का जो स्केल होता है उस हिसाब से है। ग्रुप ए पोस्ट है, ₹56,100 टू 1,77,500, ये इनका स्केल है। प्लस ग्रेड पे ऑफ 5,400। यहाँ पे इनिशियल सैलरी जो आपकी होगी लगभग लगभग 85 से 90 हजार के करीब होगी आपकी ग्रॉस सैलरी। 85 to 90,000, लगभग लगभग 90,000 के करीब आप पकड़ के चले इसको। पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की फिनांस एंड अकाउंट्स में। टोटल वैकेंसीज जो है 17 है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6, SC 3, ST 1, OBC के लिए 5 और EWS के लिए 2। ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज। आगे इन्होंने लिखा है कि वो घटा या बढ़ा सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मगर अभी के लिए आप इसी को लेकर चलें। अब आते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप देखो डिप्टी मैनेजर फिनांस एंड अकाउंट्स नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है इसलिए 35 ईयर्स है। मिनिमम कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम 35 ईयर्स होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, relaxable as per government of India rules applicable for different categories groups as mentioned subsequently। आगे दिया हुआ है जो भी क्राइटेरिया है, जहां जहां पे रिलैक्सेशन दिया जाता है वो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, बैचलर इन कॉमर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर इन कॉमर्स और या चार्टर्ड अकाउंटेंट या सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनांस थ्रू रेगुलर कोर्स। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि ये थ्रू रेगुलर कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का ये एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। या फिर मेंबर ऑफ एनी ऑर्गेनाइज्ड फिनांस और अकाउंट्स रिलेटेड सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे आप देखो कि और करके कई चीजें दी हुई हैं, तो इसमें से कोई भी आपका क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं। एंड इसके बाद प्लस एक्सपीरियंस चाहिए, 4 years एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बजटिंग और इंटरनल ऑडिट और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और फंड मैनेजमेंट और डिसबर्समेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट विच शुड इंक्लूड at least prior experience of 6 months in public sector undertaking or government organization following double entry accounting system। ये वाला जो क्राइटेरिया है ये उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो फिनेंशियल अकाउंटिंग में हो या फिर बजटिंग में हो या फिर इंटरनल ऑडिट में हो या कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में हो या फंड मैनेजमेंट में हो
या फिर डिसबर्समेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिप्यूट। ओके, सो ये आपको ध्यान से देखना है कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। अगर एलिजिबल नहीं है तो इसके आगे का वीडियो आपके मतलब का नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं तो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। ठीक है, सो एज की अगर हम बात करें, एज रिलैक्सेशन जैसे हमने देखा था मैक्सिमम 35 ईयर्स है। ये नोटिफिकेशन की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो आप ये देख लेना कि ये इस हिसाब से रिलैक्सेशन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज को, SC ST को 5 ईयर्स, OBC, तो यहाँ पे मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रही हूँ। ठीक है, now let us see the selection process. So here it says it will be conducted in two parts, part 1 और part 2। मतलब आप समझ लो कि दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। बोथ पार्ट्स विल कैरी 100 क्वेश्चंस, दोनों में 100 क्वेश्चंस होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर पार्ट 2 ऑफ CBT विल बी 30% for general OBC EWS candidates, whereas it would be 20% for SC ST and PWD। अब कहता है पार्ट 1 तो नहीं, लेकिन पार्ट 2 में आपका इन्होंने एक कट ऑफ लगा दिया, पहले से क्वालिफाइंग मार्क्स लगा दिए 30% पार्ट 2 के लिए। ठीक है, जो कि जनरल OBC EWS और SC ST PWD के लिए 20% है। मतलब 100 में 30 मार्क्स तो लाने ही है। नो मैटर कि पार्ट 1 में आपके कितने भी मार्क्स आ जाए, पार्ट 2 में अगर 30 मार्क्स नहीं आए, 100 का है, तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी तो आपको ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। 1/4 मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे सारे गलत आंसर्स के लिए। अब जो क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट में, एट द रेशियो ऑफ 1:5, 1:5 के रेशियो में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू जो है वो इन्होंने पहले ही बता दिया है, ये दिल्ली में ही होगा। सो इस हिसाब से आपको तैयार रहना है। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन एट द रेशियो ऑफ 1:3 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब उसके बाद जो इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी 1:3 के रेशियो में बनेगी। और क्राइटेरिया वहां पे क्या होगा, 80% मार्क वेटेज जो होगा वो जो रिटन टेस्ट होगा आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इसको मिलाकर ये 80% होगा। एंड देन सेकेंड, मैक्सिमम 10 मार्क्स वेटेज टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो यहाँ आप देखो, अगर आप सिर्फ BCom हैं तो आपको 2 मार्क दिया जाएगा इस 10 में से। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फिनांस है तो आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा इस 10 में। दैट मीन्स कि अगर आप सिर्फ BCom है तो आपको रिटन में थोड़ा और अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स जो बाकी जो एक्सपीरियंस जिनका क्वालिफिकेशन थोड़ा हायर है या CA है, या आप देखो 4th नंबर पे BCom प्लस एनी ऑफ 2 डिग्री फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंट और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू रेगुलर कोर्स, उनको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। तो वो गैप आपको फिल करना पड़ेगा। और अगर आप 3rd या 4th कैटेगरी में हैं तो आप एडवांटेजियस पोजीशन पे हैं। ठीक है, और फिर 10 मार्क्स जो होगा आपका इंटरव्यू के लिए होगा। सो फाइनल जो होगा उसमें 80% जो वेटेज है वो रिटन टेस्ट को, और 10 आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और 10 इंटरव्यू के हिसाब से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा, पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा और पार्ट 2 में क्या पूछा जाएगा। कहता है कभी ऐसा हो जाए कि अगर इक्वल मार्क्स आ जाए दो कैंडिडेट को तो किस तरह से वो करेंगे। यूजुअली क्या होता है, इक्वल एकदम सेम मार्क्स आते हैं तो जिनका एज ज्यादा होता है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पार्ट 2 को दिया है कि पार्ट 2 में जिनका कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन CBT पार्ट 2 एग्जामिनेशन शैल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट। In case where the marks in CBT Part 2 examination are same, the candidates who will have higher qualification will be placed higher in merit list. Okay, अगर ये दोनों भी सेम होगा तो higher marks in higher qualification shall be placed in। तो ये तो रेयर केस में होता है, लेकिन इन्होंने पहले स्पेसिफाई कर दिया है। Now let us see the scheme of the examination। एग्जामिनेशन का पैटर्न डिस्कस करें उसके पहले आपसे कहना चाहूंगी कि आप जरूर आई एग्जाम भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में इस एग्जाम से रिलेटेड और बाकी अदर एग्जाम से भी रिलेटेड काफी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे लगातार आते रहते हैं। सो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे बताना चाहूंगी कि आई एग्जाम भी पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही रेगुलर एग्जाम नहीं है, अभी अभी इसका नोटिफिकेशन आया है, तो विद इन 3-4 डेज NHAI डेप्यूटी मैनेजर का भी मॉक टेस्ट आपको दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे मिल जाएगा,
जिसके लिए आपको कोई भी अमाउंट पे करने की आवश्यकता नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही साथ इस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं और इसमें आप चाहते हैं आपको गाइडेंस मिले, तो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ज़रूर उसको फिल करें। और बहुत जल्द हम लोग इसके लिए भी एक कोर्स लेके आ रहे हैं। सो मे बी विद इन 4-5 days we will be able to launch our course for this NHAI। सो आप प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। ओके, सो अब पैटर्न जो है एग्जाम का बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखो, पार्ट 1 है और पार्ट 2 है, जैसा कि हमने पहले देखा। अब पार्ट 1 में ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, सो लगभग लगभग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ तो इन चारों सब्जेक्ट का रोल होता ही है। सो ये हो गया। और दूसरा पार्ट है जिसमें है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जो कि आपके सब्जेक्ट और एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, अक्रूवल अकाउंटिंग, बजटिंग। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगाई है। तो जिससे क्या फायदा है आपको कि आपको प्ले करने के लिए पूरा रूम मिलता है। आप अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के हिसाब से एक्चुअली अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हो जाता है कि नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ क्लियर करना है, फिर आपके पास ज्यादा रूम नहीं होता प्ले करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने आप को एसेस कर लें कि आपकी कहाँ स्ट्रेंथ है और कहाँ वीकनेस है, और उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाए, तो बहुत ही फ्रूटफुल होगा यहाँ पे। सो आप देख लें कि, और ये कैसे एसेस करेंगे, जैसा कि मैंने बोला, इसका मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम की वेबसाइट पे। आप एक मॉक टेस्ट लिखें, यू विल गेट अ फेयर आइडिया। अब मान लो, यहाँ पे मैं कहती हूँ, मान लो आपको ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट 1 है ये तो बहुत ईजी वाला पार्ट है और पार्ट 2 टफ है। हो सकता है ये किसी को उल्टा लगे, किसी स्टूडेंट को ऐसा लगे पार्ट 2 मेरे लिए आसान है, पार्ट 1 मेरे लिए डिफिकल्ट है। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर पार्ट 1 आपको इजी लगता है और पार्ट 2 आपको टफ लगता है, तो आप ज्यादा कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप यहाँ से निकाल के लाएं। हाँ, ये इंश्योर करें कि पार्ट 2 में आपको 30 मार्क्स तो मिल जाए, क्योंकि आपने देखा पार्ट 2 के लिए इन्होंने एग्रीगेट कट ऑफ लगा रखा है। इसके अलावा कोई भी कट ऑफ नहीं है। पार्ट 1 में कोई कट ऑफ नहीं है, ना सेक्शनल ना एग्रीगेट, ओवरऑल कोई कट ऑफ नहीं है। पार्ट 2 में भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सिर्फ ये 30 मार्क्स का कट ऑफ है। सिर्फ इसको इंश्योर करना है। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जिस भी सेक्शन से लेके आ सके वहां से लाए। अब आप यहाँ पे जैसे मान लो कि आज आप एक मॉक टेस्ट लिखते हो और आपको जनरल इंग्लिश में मान लो आते हैं 100 एमसीक्यू है, 25 क्वेश्चन होंगे, मान लो आपको 5 मार्क्स आते हैं। अब इस इंग्लिश को 5 से 15 तक ले जाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि अभी जब आप शुरुआत करते हो तो कई सारी चीजें आपको पता नहीं होती है। तो जैसे ही वो छोटी छोटी चीजें आपको पता चलती हैं, वैसे ही धीरे धीरे आपका मार्क्स जो स्कोर है वो 5 से 15 पे चला जाता है। लेकिन एक बार जब ये 15 पे चला जाता है, अब 15 से इसको आगे बढ़ने में मेहनत लगती है। तो पहले आप क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट को आप यहाँ तक ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आसान है। आप जब तैयारी करोगे आप देखोगे कि अगर आपके 5 मार्क्स आ रहे हैं तो 15 तक ले जाना इज इजियर, लेकिन 15 से इसको 20 तक ले जाना इट विल बी टफर। तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग करें। दोनों पार्ट को, पार्ट 1 का भी आप एक मॉक टेस्ट लिखें, पार्ट 2 का भी लिखें, और इग्नोर किसी को भी नहीं करना है। इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि कितना कम टाइम लगा के कितना ज्यादा स्कोर आप निकाल सकते हो किस सब्जेक्ट में। इस तरह से अपनी तैयारी करें। अभी एग्जाम का डेट इन्होंने अनाउंस नहीं किया है। दिसंबर तक तो इनका फॉर्म फिलअप करने का ही है, मतलब 2-3 दिसंबर तक करेक्शन अलाउड है, तो उसके बाद ही आएगा, तो आपके पास टाइम भी है। सो अगेन आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मॉक टेस्ट लिखें। And stay tuned, and if you are eligible please fill the form, it is important, and ये अच्छा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।